हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखा और टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे बात किया, जिसमें रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात की। आज हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं क्या होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, मैट्रिक्स को ए आई जे से डिनोट करते हैं, यम क्रॉसन का मैट्रिक्स हो, एंड बी इक्वल टू बी आर क्रॉसेस का एक मैट्रिक्स है। आर इक्वल समान होगा यदि यम इक्वल टू आर, अर्थात द नंबर ऑफ रोज इन ए इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। यानी दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब ए का नंबर ऑफ रोज और बी का नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, यानी ए में पंक्तियों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या समान हो। दूसरा कंडीशन, यदि n बराबर यस, अर्थात नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इन बी, यानी मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम और मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ कॉलम की संख्या सेम होनी चाहिए। और तीसरा कंडीशन, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर आई 1 to 3 और बी जे कुछ भी 1 से लेके n तक, यानी रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। यानी ए आई का मान ए आई जे का मान लीजिए ए 11 का मान उसमें बी 11 के बराबर होना चाहिए। यानी मैट्रिक्स पहली बात तो सेम ऑर्डर का होना चाहिए और दूसरी बात रेस्पेक्टिव एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। यानी मान लीजिए पहले मान ली मैट्रिक्स है एक, यहाँ देख मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे यक्स है, तो इक्वल होगा तभी जब पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, इसको A11 से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर B11 भी यक्स होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर यदि y है तो यहाँ भी y होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर z है तो यहाँ भी z होना चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए k यहाँ भी है तो यहाँ भी k होना चाहिए, यानी रेस्पेक्टिव एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। अब इससे जो बेस्ड है बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। यदि मान लीजिए जैसे पहला क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसमें x y z और w का वैल्यू निकालना है, जबकि हम जानते हैं कि इसमें जो रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो सेम होते हैं। यानी x माइनस वाई का मान -1 के इक्वल होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको 4 इक्वेशंस में बांट देंगे। पहला x -1 इक्वल टू -1 और दूसरा 2x प्लस z इक्वल टू 5, यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 3z प्लस w इक्वल टू 13। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए पहले और तीसरे को ले लेते हैं, तो कुल मिला के सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। यदि आप लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं तो ठीक है, नहीं यदि नहीं जानते हैं तो कमेंट करेंगे तो भी हम बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो y का मान 2 आ जाएगा, z का मान 3, w का मान 4। इसी प्रकार यदि दूसरे एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z और अल्फ़ा विद हुई सेटिस्फाइड मैट्रिक्स इक्वेशन। यहाँ भी दिया गया है दो मैट्रिक्स इक्वल है, यानी रिस्पेक्टिव जो एलिमेंट हैं वो सेम होंगे। x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, यानी x का मान 3 हो जाएगा, -3। दूसरा है 2y प्लस x इक्वल टू -7, यहाँ से x का मान -3 है, इसको रख देंगे, y का मान -4/3 आ जाएगा। अगला है z -1 इक्वल टू 3, यानी z का मान 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 4a माइनस 6 इक्वल टू 2a, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2a इक्वल टू 6 यानी a इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इसमें x y z और a का वैल्यू इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स में रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट अब जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो अलजेब्रा में इसमें एडिशन की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे और मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। यहाँ पर डिवीजन भी होता है, उसका कुल मिला के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो डिवीजन होता है। तो आगे आपको पढ़ाया जाएगा कैसे उसका करते हैं। तो पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं।
let A and B two matrix each of order m cross n, then their sum A plus B is a matrix of order m cross n and is obtained by adding the corresponding element of A and B। यानी दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी हो सकता है जब उनका ऑर्डर सेम हो। मान लीजिए m क्रॉस n के दो मैट्रिक्स हों, और ये मस्ट कंडीशन है कि उनका पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब हम उनका सम कर सकते हैं। और रेस्पेक्टिव एलिमेंट को हम सम करते हैं, जैसे यहाँ पर A11 है तो दूसरे के B11 से ही एडिशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि A11 को B12 से एडिशन कर दें, तो जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट हैं उनसे ही हम एडिशन इसको करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये मान लीजिए, तो पहले तो यहाँ पर ये मस्ट होना चाहिए कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इस प्रकार A प्लस बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स मान लीजिए आई जे एम क्रॉस एन का है, बी आई जे ये भी एम क्रॉस एन का ही होना चाहिए, ये भी मस्ट है। तो ए आई जे प्लस बी आई जे ये भी एम क्रॉस एन का होगा। इस प्रकार से ये मैथमेटिकल रूप में इसको व्यक्त किया गया है। और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2 3 5 5 7 का है, बी है 1 -2 4 3, वह भी। और देखिए पहले बात तो दोनों की जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 दोनों की सेम है, तो ए प्लस बी हमको निकालना है। तो जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट हैं उनको ही जोड़ेंगे, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की संख्या में यहाँ पर 1 1 A11 यहाँ पर B11 दोनों को जोड़ेंगे, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 - 2 1 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, 7 + 3 10 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की बात नहीं है। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो या नंबर एक कम्यूटेटिव लॉ, इसको हिंदी में क्रम विनिमय नियम कहते हैं। यानी इसको जो एडिशन होता है मैट्रिक्स का वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी मैट्रिक्स ए वाला मैट्रिक्स और प्लस बी वाला मैट्रिक्स इक्वल होगा बी वाला मैट्रिक्स प्लस ए वाला मैट्रिक्स। इस प्रकार लिख सकते हैं प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसके एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों ही इक्वल होता है। तो यह कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है। अगला एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। तो यदि मान लीजिए कोई 3 मैट्रिक्स ए बी सी दिया गया है, तो यह कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ का फॉलो करता है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों की वैल्यू सेम आती है। यहाँ पर ए आई जे में को दूसरे कोष्टक में बी आई जे प्लस सी आई जे लिख सकते हैं। तो इसको ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है, यानी ए बी प्लस सी यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी के रूप में लिखा जा सकता है। तो यह साहचर्य नियम का पालन करता है एसोसिएटिव लॉ का। अगला है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी ऐसी कौन सी मतलब एलिमेंट है जिसको जोड़ देने पर उसके जो योग है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वह उसका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। इफ़ ए इज एम क्रॉस एन ऑर्डर मैट्रिक्स एंड ओ इज एम एन ऑर्डर जीरो मैट्रिक्स, देन ए प्लस ओ, जहाँ पर ओ जीरो ऑर्डर मैट्रिक्स है, इक्वल टू ए होगा, यहाँ पर जीरो प्लस है। यहाँ पर इसको जीरो ओ को यदि हम जोड़ दें या निकाल दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैट्रिक्स की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो ओ है वह एडिटिव आइडेंटिटी है। अगला है कैंसिलेशन लॉ, यानी इसको हिंदी में निरसन नियम कहते हैं। अर्थात ए प्लस बी, यदि कोई मैट्रिक्स बराबर है ए प्लस सी का, तो वह बराबर होगा बी प्लस सी। यानी यहाँ पर कैंसिलेशन से यह स्पष्ट है कि ए एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। वैसे यदि यहाँ पर कैंसिल करने की बात करें तो जिस तरह हम लोग लीनियर इक्वेशन में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं उस तरह नहीं होता है, लेकिन यह कैंसिलेशन लॉ का फॉलो करता है। यानी ए प्लस बी बराबर है ए प्लस सी के, तो हम कह सकते हैं बी बराबर सी होना चाहिए। अगला मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, यदि कोई मैट्रिक्स है उसमें किसी स्केलर क्वांटिटी कांस्टेंट से हम गुणा कर देते हैं, तो उसका जो कांस्टेंट है वह मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। इट इज़ मल्टीप्लाई विथ एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से देखते हैं। दिया गया है ए इक्वल टू ए बी सी डी, कोई मैट्रिक्स है, तो के हमको फाइंड आउट करना है।
तो के ए हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, या इसका हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर जो होता है वह प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की बात करें तो इफ़ ए एंड बी आर टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स एंड के इज ए स्केलर, देन के ए प्लस बी बराबर होगा के ए प्लस के बी। यहाँ पर हम जानते हैं एडिशन तभी होता है दो मैट्रिक्स का जब उनका ऑर्डर सेम होता है, और हमने पहले ही कह दिया कि सेम ऑर्डर का है। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वह यदि उससे स्केलर को यदि गुणा कर दिया जाए तो वह इस प्रकार हो जाएगा, एक दूसरे से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाता है, कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इफ़ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर एंड K1 एंड K2 आर टू स्केलर, देन K1 प्लस K2 ए इक्वल टू K1 ए प्लस K2 ए। दो मान लीजिए कांस्टेंट स्केलर दिए गए हैं K1 और K2, और किसी मैट्रिक्स ए के साथ उसका मल्टीप्लाई किया जाए तो वह अलग अलग स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। पहला ये है, और दूसरा है यदि K1 और K2 इस प्रकार मल्टीप्लाई हैं कि पहले से जो मैट्रिक्स ए है उसमें K2 मल्टीप्लाई है, जबकि K1 को बाद में मल्टीप्लाई किया जाए तो वह K1 इंटू K2 इंटू ए के इक्वल होगा। तो यह मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये प्रॉपर्टी है। एग्जांपल से देख लेते हैं। ए इक्वल टू दिया गया है 1682 - 53 794, बी इक्वल टू 84 - 4 71 9 - 2 5। तो ए प्लस बी हमको फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि पहले इसको देखते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं मल्टीप्लाई एडिशन के लिए। तो हम देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, यानी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इसको देखते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की संख्या सेम है, यानी 3 क्रॉस, ये भी 3 का मैट्रिक्स है। तो यदि हम इसके एडिशन की बात करें, नंबर 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन की बात करें तो इसका हो जाएगा ए प्लस बी लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट होता है उनको जोड़ते हैं, यानी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ जो रोज होता है उनकी जो एलिमेंट होता है उसी के हिसाब से इसको ऐड करते हैं। तो 1 + 8 यहाँ पर 9 हो जाएगा। दूसरा है 6 + 4, 6 यहाँ पर दूसरे रो पहले रो और दूसरे कॉलम का मैट्रिक्स, यहाँ भी पहले रो दूसरे कॉलम का मैट्रिक्स। तो 6 + 4 10। इसी प्रकार 8 + 5 13, 2 + -4 -2, -5 और 7 2, 3 + 1 4, 7 9 16, 9 - 2 7, 4 और 5 9। तो यह पहले का आंसर हो जाएगा कि रेस्पेक्टिव एलिमेंट को जोड़ते हैं। अगला है इसी प्रकार a² b² b² c² a² c² a² b²। तो इसको भी ऐड करना है, तो इसको भी रेस्पेक्टिव एलिमेंट को। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो a + b इक्वल a² b² + 2ab, a² + b² + 2ab। इसी प्रकार b² + c² + 2bc। इसी प्रकार a² + c² - 2ac। इसी प्रकार a² b² - 2ab -2ab। तो आप लोग जानते ही होंगे कि a² + b² + 2ab इक्वल होता है a + b का होल स्क्वायर। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, या b² c² + 2bc, b + c का होल स्क्वायर, या हो जाएगा a - c का होल स्क्वायर, a² + b + c² - 2ac। इसी प्रकार a² + b² - 2ab, ये भी हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर।
तो इसका यह आंसर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एडिशन मैट्रिक्स का। अगला है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसका भी ऐड करना है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल दिया गया है एलिमेंट, इसको ऐड करना है, थर्ड है। तो a प्लस बी इसको हम फाइंड आउट करेंगे, तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर रेस्पेक्टिव एलिमेंट को, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यदि आपने पिछली कक्षा 10 में यदि ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो इस प्रकार इस मैट्रिक्स का एडिशन 1 1 1 1, या इसका एडिशन हो जाएगा a प्लस बी की वैल्यू, इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे तो यदि सब्ट्रैक्शन की बात करें तो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, यदि मान लीजिए हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, मान लीजिए कोई भी 2x2 की बात करते हैं मैट्रिक्स, मान लीजिए 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मान लीजिए 2 है, कोई भी एलिमेंट है। तो यदि माइनस से यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह प्रत्येक एलिमेंट से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी इसको यदि हम प्लस करते हैं बाय यदि मल्टीप्लाई करें, यह माइनस के चिन्ह जो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको फिर से एडिशन हम करेंगे तो यह सब्ट्रैक्शन के बराबर हो जाता है, यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसमें कुछ रूल फॉलो होते हैं, जैसे रो बाई कॉलम मेथड होता है। मान लीजिए इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स दिया गया है, इट्स मल्टीप्लिकेशन विल पॉसिबल इफ़ नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब यहाँ पर कंडीशन है कि यदि पहले जो मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रोज की संख्या यदि इक्वल होगी तभी हम किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अर्थात यदि मान लीजिए ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो बी एन क्रॉस पी का मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज की संख्या के बराबर होना चाहिए। यह रोज को हमारा व्यक्त करता है, यह कॉलम के व्यक्त करता है। यहाँ पर पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम एन है यहाँ भी है, यहाँ दूसरे में भी एन होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो यह मस्ट कंडीशन है, इसको पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, तभी आपको मैट्रिक्स का मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब कैसे करते हैं रो बाई कॉलम मेथड से देखते हैं। मान लीजिए एक दिया गया है बी डी जी बी ई एच सी एफ आई, मान लीजिए 3x3 का मैट्रिक्स है और दूसरा भी 3x2 का मैट्रिक्स है। तो पहले तो देखिए कि नंबर ऑफ जो कॉलम की संख्या दूसरे के नंबर ऑफ रोज की संख्या बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉलम की संख्या, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज की संख्या बराबर है, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और एक चीज़ और देख लीजिए, यदि मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स है, यदि मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है, यहाँ पर 3x3 का मैट्रिक्स है और दूसरा 3x2 का मैट्रिक्स है, तो जो मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों का वह 3x2 का मैट्रिक्स होगा। तो एक प्रकार का रूल है, इस प्रकार कह सकते हैं, यदि मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए क्रॉस बी का है और दूसरा मैट्रिक्स बी क्रॉस एन का है, तो जो मल्टीप्लिकेशन होगा मैट्रिक्स का वह ए क्रॉस एन का मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगा। तो ये चीज़ हमको हमेशा याद रखिएगा, ये याद करने वाली चीज़ है। तो देखते हैं कैसे हम उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो रो बाई कॉलम मेथड, तो रो और पहले जो मैट्रिक्स है उसका रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम पे ध्यान देते हैं।
तो पहले मैट्रिक्स का रो लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। तो पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उस जैसे यहाँ पर देखिए ए का मल्टीप्लाई यम से किया गया है, ए एम हो गया। फिर ऐड करते हैं प्लस, फिर दूसरे का जो पहले जो मैट्रिक्स का रो का दूसरा एलिमेंट है यहाँ कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं डी एन। इसी प्रकार जो पहले मैट्रिक्स के रो का तीसरा एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट के कॉलम के तीसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए जी ओ। तो नंबर ऑफ जो कॉलम जो रो है उसको रो बाई कॉलम मेथड से इस प्रकार गुणा करते हैं, यानी पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से, यानी अब इस जो रो है इसका मल्टीप्लाई अब दूसरे वाले के दूसरे कॉलम से करेंगे, यानी इसका जो मल्टीप्लाई है इसके पी क्यू आर से करेंगे। तो हो जाएगा यम ए प्लस डी एन प्लस जी ओ। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, देखिए यहाँ पे यही चीज़ दोबारा लिख उठा है, तो इसको काट के यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर जो पहले मैट्रिक्स का पहला रो अब इसका मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से करेंगे। तो देखिए ए का मल्टीप्लाई पी से तो हो जाएगा ए पी। अब डी का मल्टीप्लाई क्यू से प्लस डी क्यू। इसी प्रकार जी का मल्टीप्लाई आर से प्लस जी आर। तो यह हो जाएगा। फिर पहले जो मैट्रिक्स है उसका दूसरा रो फिर पुनः दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से करेंगे। तो क्या हो जाएगा बी एम प्लस बी एन प्लस एच ओ। इसी प्रकार फिर इसका जो मल्टीप्लाई है फिर दूसरे वाले से करेंगे तो हो जाएगा बी पी प्लस ई क्यू प्लस एच आर। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार इसका जो पहले जो मैट्रिक्स है पहले मैट्रिक्स का पहला रो तीसरा रो दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से, तो सी एम इसी प्रकार एफ एन प्लस आई ओ। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार जो तीसरा रो है उसको दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सी पी प्लस एफ क्यू प्लस आई आर। तो इस प्रकार इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आइए एग्जाम्पल से कैसे करते हैं उसको बताते हैं। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। दिया गया है ए इक्वल टू 3 5 8 7 5 4 और बी मैट्रिक्स दिया गया है 9 4 6 4 6 7। तो पहले यह देखिए कि यह जो मैट्रिक्स है जो पहले में रोज की कॉलम की संख्या दूसरे में रोज की संख्या के बराबर है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं यह 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, यानी इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। और यह 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज की संख्या इसमें नंबर ऑफ कॉलम की संख्या के इक्वल है। तो इस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है यह पॉसिबल है। तो एक चीज़ और देखें, यदि हम ए बी की बात करें तो ये जो ए है वह 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और जो बी है वह 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो जो हमें ए बी मिलेगा वह 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा, या हम पहले से ही पता कर सकते हैं इससे। तो हम यदि ए बी निकालें तो यह हमारा 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा, यानी इसमें 3 रो होंगी और 2 कॉलम से होंगे। तो पहले जो पहला मैट्रिक्स का पहला रो है वो दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई 9 से तो 9 3 27 होता है, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 6 से तो 5 6 30 होता है। इसी प्रकार पहले रो का दूसरे कॉलम से 3 का 4 से तो 12 होता है और 5 का 7 से 35 होगा। इसी प्रकार थोड़ा जगह कम पड़ गया, 8 का 9 से करेंगे तो 72 और 7 का फिर 6 से करेंगे तो हो जाएगा 42। इसी प्रकार
8 का 4 से करेंगे तो 32 और प्लस 7 का 7 से करेंगे तो 49। इसी प्रकार 5 का 9 से करेंगे तो 45 और 5 का 6 से करेंगे तो 30। इसी प्रकार 5 का 4 से करेंगे तो 20, 4 का 7 से करेंगे तो 28। तो इसको हम योग कर लेते हैं, कितना होगा तो जी 7 और 2 3 5 57 हो जाएगा, या 5 7 और 3 4 हो जाएगा 47। यह हो जाएगा 2 + 2 4 और 4 7 11 114 हो जाएगा, और 9 + 2 1 हासिल 1 4 3 7 1 8 81 हो जाएगा, या 0 5 और 3 4 7 75 हो जाएगा, या 8 या 2 2 4 48। तो ध्यान से देखिए, या 3 × 2 का मैट्रिक्स है, जिसे हमने पहले ही कह दिया था कि जो हमारा ए बी होगा, ए और बी का मल्टीप्लाई वह 3 × 2 का होगा। लेकिन यदि हम बी क्रॉस ए की बात करें, यदि हम बी क्रॉस ए की बात करें तो क्या पॉसिबल होगा, इसको देखिए। तो यानी नंबर ऑफ रोज की संख्या, इसमें नंबर ऑफ कॉलम की संख्या की यदि बराबर होगा तभी हम इसका थोड़ा सा मिस हो गया। यदि नंबर ऑफ कॉलम की संख्या दूसरे का नंबर ऑफ रोज की संख्या के बराबर होगा तभी हम या बी ए पॉसिबल होगा, यानी बी और का ए से। तो इसमें हम देख रहे हैं जो नंबर ऑफ रोज 2 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स में 3 है, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि बी ए पॉसिबल नहीं होगा। यानी इस प्रकार यह भी हम कह सकते हैं कि यह कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो भी नहीं करता है, यानी ए बी कोई ज़रूरी नहीं है कि यह बी ए के बराबर हो। यह तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों इक्वल हो। तो आज हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, और इक्वल मैट्रिक्स का क्या होता है इसको हमने पढ़ा। आगे इस पे न्यूमेरिकल्स हैं, उस पर ध्यान देंगे, और जो प्रॉपर्टी है इसके कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ये भी बताएंगे क्या होता है। आज इतना ही, धन्यवाद।